हाय इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ETFs के बारे में जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे पाए। बेस्ट ETF जो थर्ड ETF है वो वन ऑफ द बेस्ट एंड काफ़ी हाई रिटर्न प्रोवाइड करने वाली ETF है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जहां आपको मालूम पड़ सके कि वो तीसरा ETF कौन सा है जहां पर आपको 73% का लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स मिल रखा है। अब यहाँ पर आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है जिस वजह से आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इंटरेस्ट रखते हो, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, अगर आपकी खुद की अदर सोर्स ऑफ इनकम है जिस वजह से आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो बट स्टिल यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, देन आपके लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स बना सकते हो विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट। कैसे? चलिए समझते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। हम कुछ ऐसे ETFs को चूज करेंगे जहां पर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, बस आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और वो ETF, ध्यान रखिएगा, ETF इंडेक्स फंड्स ऑलमोस्ट सेम प्रकार से ही काम करती हैं और इस प्रकार से आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर क्या होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वो आपका एक एक रुपया मल्टीपल सब कंपनीज में डाइवर्सिफाई होगा, ना कि एक या दो कंपनी में, जिस वजह से सबसे पहले आपका रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, ये जो कंपनियां हैं वो एक इंडेक्सोग्राम के बेसिस पर सिलेक्टेड रहती हैं और टाइम बाय टाइम वो इंडेक्सोग्राम या फिर जो इंडेक्स होता है खुद को चेंज करता रहता है एज पर द मार्केट नीड, या फिर जो कंपनीज मार्केट में बेस्ट परफॉर्म कर रही होती हैं उनके बेसिस पर। और जिस वजह से विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट आपकी जो पोर्टफोलियो है वो आप बोल सकते हो कि फिल्टर होता रहता है या फिर उसे इम्प्रूव करता किया जाता है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे सेफर एंड सिक्योर रिटर्न्स। आज के दिन में अगर हम बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली प्रेफर कर रहे हैं स्मॉल कैप को, मिड कैप को। क्यों? जस्ट टू गेट द हाई रिटर्न्स। बट क्या आपको पता है, जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ आपको लार्ज कैप दे पाती है वो स्टेबिलिटी आपको स्मॉल कैप में नहीं मिल पाती है। अगर आप यही स्मॉल कैप की होल्डिंग कंटिन्यू करते हो और अगर कभी आपको कोविड जैसे क्राइसिस देखने को मिलता है तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी गंदा क्रैश करे और जिस वजह से उस पोर्टफोलियो को अगर रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सके, राइट? तो वहीं अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो जब भी मार्केट में डाउनफॉल आता है, जब भी इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही कम होता है। 2 से 3% के आसपास आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है लार्ज कैप में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, दैट इज गोल्ड ETF या तो फिर लार्ज कैप। अगर आप चाहें तो दोनों को चूज कर सकते हो। गोल्ड ETF की अगर बात करें तो ये 12 से 13% के आसपास लास्ट, अगर बात करें तो 10 ईयर्स के आसपास इसने रिटर्न्स दे रखा है। ये निपॉन इंडिया गोल्ड ETF को, जहां पर आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। लार्ज कैप की अगर बात करें तो लार्ज कैप के मामले में करें तो हम ट्राई करेंगे कि प्योर लार्ज कैप हो और साथ ही साथ यहाँ पर हमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों देखने को मिले, वॉल्यूम भी हाई हो और हमारा AUM भी हाई हो, राइट? इस मामले में मैं चूज करूंगा SBI ETF निफ्टी 50। SBI ETF निफ्टी 50 की अगर बात करें तो एज कम्पेयर टू अदर जो भी ऑप्शंस मैंने रिसर्च किए, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, दैट इज 0.04%। और SBI यू ट्रस्ट ऑन दैट, राइट? तो काफ़ी रिलायबल हो सकता है। लास्ट 1 ईयर की अगर रिटर्न्स की बात करूं मैं तो 29% के आसपास पिछले 1 साल में लार्ज कैप ने रिटर्न। इसकी अगर मैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो 2 लाख करोड़ के आसपास की इसकी AUM, और वॉल्यूम फॉर ट्रेड वो भी काफ़ी अच्छा है जहां पर आप इजीली बाय एंड सेल कर पा रहे हो अपने ETFs को। ध्यान रखिएगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं 5, 10, 20 ईयर्स के लिए, तो अगर 2 दिन में या फिर 1 हफ्ते में या फिर 1 महीने में आपके ETFs में अगर आपको 500, 1000 या फिर 10,000 का प्रॉफिट देखने को मिल जाए ना, डोंट ट्राई टू सेल एंड गेट द प्रॉफिट, राइट? क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हो ना तो लेट इट टू बी देयर। थोड़ा बहुत अगर आपको मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिले फिर भी वहाँ पे रहें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो आपको ग्रोथ बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है इन फंड्स के थ्रू से। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे ETF के बारे में जो कि मिड कैप कैटेगरी का ETF रहेगा। मिड कैप कैटेगरी में हमें स्टेबिलिटी
बीच बीच देखने को मिल जाता है और रिस्क भी मीडियम होता है, बट ग्रोथ भी उसी लेवल का हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो टॉप 150 कंपनीज होती हैं जिनकी वैल्यूएशन पहले ये माना जाता था कि 20,000 करोड़ के अंदर की हो, 5 to 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन हो तो उन्हें जो मिड कैप कैटेगरी पे रखा जाता था। बट आज के दिन पे अगर देखें तो ये नंबर्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी मिड कैप कैटेगरी कंपनीज ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यूएशन 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ हो चुकी हैं, राइट। एंड दैट्स वाई आज के दिन अगर देखें तो मिड कैप कैटेगरी भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दी है। मिड कैप कैटेगरी के ETF में बात करें तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 ETF काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसके अगर पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो 50.63% के आसपास का रिटर्न इसने दे रखा है। एक्सपेंस रेशियो 0.21% के आसपास है। निप्पॉन इंडिया जितना पॉपुलर होता जा रहा है, आई थिंक इनकी एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ी सी आई है, या तो फिर उस लेवल का मैनेज करते हैं बोल के, या तो फिर इनकी है। अब आप समझो कि क्यों लोग आज के टाइम पे इंडेक्स या फिर ETF पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स है ना, बहुत बार अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो 100 में से 60 या 70% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। रेस्ट जो 30 to 40% है वो तो बीट कर पा रहे हैं, बट आपकी वो जो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन है क्या वो सही है या नहीं, यू डिडंट नो, राइट। दैट्स वाई आज के टाइम पे अगर देखें तो ETF एंड इंडेक्स में इन्वेस्ट करना बेटर होता है, क्योंकि एक्सिस बैंक की बात करें या फिर ICICI की बात करें तो इनके खुद के म्यूचुअल फंड्स ना बहुत बार अभी रिसेंट में भी देखा गया है कि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हम क्यों जाएं? एटलीस्ट हमारा रिटर्न्स बेटर देन बेंचमार्क हो, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट बेंचमार्क जितना तो रिटर्न्स मिल ही जाना चाहिए। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अल्टीमेटली वो उन बेंचमार्क पे ही हो रहा है। मार्केट ग्रो कर रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रहा है। लेकिन एज आई सेड, निप्पॉन इंडिया ETF का ये एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई है, राइट। तो इसके साथ में आपको एक और ऑप्शन देना चाहूँगा, दैट इज मिराई एसेट का मिड कैप 150 इंडेक्स ETF। तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी जो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.05% के इनकी एक्सपेंस रेशियो। और अगर मैं AUM की बात करूं तो 814 करोड़ की जो है इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर निप्पॉन इंडिया की बात करें तो 1.8 करोड़ का इनका AUM है। बट एज वी सेड दैट हमारा खर्च कम हो, हमारा रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF काफ़ी रिलायबल हो सकता है आपके लिए। हमारा जो तीसरा ETF है वो आपके कंप्लीट इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहा है इन द मिड लार्ज एंड स्मॉल, जिस वजह से पिछले एक साल के अगर रिटर्न्स की बात करूं तो 73% के आसपास का रिटर्न्स इस ETF ने दे रखा है। करो और वहीं अगर मैं पिछले 10 ईयर्स की बात करूं तो 24 से लेकर के 25% के आसपास का एवरेज रिटर्न्स दे रखा है इस इंडेक्स फंड ने या फिर इस ETF ने। वो कौन सा ETF है? तो ये है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स और ETF, जो कि कोटक के साथ आपको देखने को मिल जाता है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ये एक ऐसा ETF है जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाता है। अब ये कैसे होता है तो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मिड कैप कैटेगरी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सिस्टमेटिकली जो है आपका पैसा मिड कैप कैटेगरी में आ जाता है, और ये इन्वेस्टमेंट एवरी 3 मंथ में जो है रिबैलेंस भी होता रहता है, जिस वजह से आपका ग्रोथ पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम इस कोटक ETF की बात करें, बहुत ही न्यूली आया हुआ था, 10 रुपये के आसपास लॉन्च हुआ था। आज के दिन अगर देखें तो 15 to 16 रुपीज़ के आसपास आज के दिन आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल जा रहा है। इसके साथ अगर मैं इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो वो है 0.30 इसकी एक्सपेंस रेशियो है करंटली। और अगर इस इंडेक्स की बात करूँ, इस ETF की जो मैंने आपको बताया, शायद कोटक ही प्रोवाइड कर रहा है और 1-2 प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा ज़्यादा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये ETF। बट रिटर्न्स काफ़ी इंटरेस्टिंग इस ETF ने दे रखे हैं। अगर मैं AUM की बात करूँ तो 264 करोड़ का इसका AUM है। एज आई सेड न्यूली लॉन्च्ड है, बट इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न्स दे रखा है। एक प्रकार से आप इसको एक फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, बट विद द कंडीशन कि रिटर्न्स जो है अल्फा लेवल के होने चाहिए और वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए। और इस ETF में जो भी कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं बेटर, उन्हें एवरी 3 मंथ में जो है निकाल दिया जाता है, और जो बेटर परफॉर्म कर रही होती हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा ग्रो करता रहता है। अब शायद आपको ये सारी ETFs को खोजने में मुश्किल हो, तो बता दूं
कि इन ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ IND मनी। IND मनी में जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ना IND स्टॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहाँ पे आप सिंपली सर्च करोगे जो भी मैंने आपको बोला इन टैक्स को भी, लाइक निफ्टी अल्फा 50 ETF, तो उसी हिसाब से जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखने को मिल जाता है और वहाँ पर आराम से आप बेस्ट चूज़ करके जो है अपना SIP हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर पाते हो। कीप इन माइंड कि ETF में आपको चार्जेस लगते हैं। ETF में इन्वेस्टमेंट करने पर क्या लगता है, तो जैसे हम किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं जो चार्जेस लगता है दैट इज़ ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपीज़, वो आपको यहाँ भी लगता है क्योंकि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो जिस वजह से मान के चलो कि अगर ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपीज़ है या फिर उससे कम का है एवरी बाइंग पे, तो वहाँ पर जो है आपको लगता है। तो अगर आप ETF में SIP करते हो तो शायद आपको एवरी मंथ वो 20 रुपीज़ के आसपास का चार्जेस भी लगता रहे। सो अगर आप लमसम प्रेफर कर रहे हो तो आप लमसम प्रेफर कर सकते हो, और कीप इन माइंड कि लॉन्ग टर्म में जो आपको रिटर्न्स मिलने वाला है उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं होगा। और ट्राई करें ऐसे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को चूज़ करना जहाँ पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस कम से कम हो। तो उसमें से एक IND मनी आता है 0.05% और 20 रुपीज़, मैक्सिमम 20 रुपीज़ तक जो है यहाँ पर आपको ये चार्जेस लेते हैं। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कीप इन माइंड कि खर्चे तो आपको देना ही होता है, वो भले ही आपका पॉलिसीज़ के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्ट करना हो या फिर इंडेक्स फंड के थ्रू से इन्वेस्ट करना हो। खर्चे तो हर जगह पे होते ही हैं, बट वो ट्रांसपेरेंट हो, वो कम से कम हो, वो भी बहुत मैटर करता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन ETFs में फंड मैनेजमेंट चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो अगर आप चाहें तो अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन फंड्स को प्लान कर सकते हैं। विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट ये फंड्स कंसिस्टेंटली ग्रो होते रहते हैं। किसी टाइप की कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।